अम्मा मरते हुए वसीयत कर गई कि अपने भाई से निकाह कर लो। मैं ना मानी कि भाई से कौन पागल निकाह करता है, लेकिन उस रात पांव तले से जमीन निकल गई जब अम्मा रात ख्वाब में आकर कहने लगी कि शाम के 6 बज रहे थे, मैं घर में दाखिल हुई, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर आती अम्मा मुझे गरम गरम कॉफी बना कर देती, पर आज ये देखकर हैरत हुई थी कि घर में अम्मा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक मुझे छत से चीख की आवाज आई। मैं भागती हुई छत पर गई। मौसम तूफान वाला हो रहा था, छत पर भी अंधेरा सा छाया हुआ था। तभी मेरी नजर अम्मा पर पड़ी जो कि बेहोश जमीन पर गिरी हुई थी और साथ मेरा भाई खड़ा था जिसकी आंखों में सफाकी साफ नजर आ रही थी। मैंने देखा भाई बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देखा और बोला, अपनी माँ को संभालो, मुझे तो इस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया है। मुझे बहुत परेशानी हुई, आंखों से आंसू आने लगे। तब मैंने अम्मा का सर उठाया तो ये देखती हूँ कि उनके सर से खून आ रहा है। मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये लोग आए, अम्मा को सभी अच्छी तरह जानते पहचानते थे क्योंकि अब्बा की वफात 10 साल पहले हुई थी और इसी वजह से लोग अम्मा को बेवा समझकर भी बहुत इज्जत और मान देते थे। आज जब अम्मा यूं बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने अम्मा के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और फिर मैं एम्बुलेंस में बैठकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। रास्ते में अम्मा की आंखें खुली, वो बात करना चाह रही थी पर इनसे बात हो नहीं रही थी और 10 मिनट बाद अस्पताल आ गया। अस्पताल के बेड पर लेटे अम्मा ने मुझसे मरते दम एक ही बात की थी, बेटी अपने भाई हसन से शादी कर लेना। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई। मुझे तो ऐसा ही लगा कि शायद मेरी माँ ने ये बात होशाबाज से बेगाना होने के बाद कही है, क्योंकि मरते हुए इंसान की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बात औकात अपने होश में नहीं होता। पर मैं ये नहीं जानती थी कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा और ये भी नहीं मालूम था कि अम्मा ने तो एक वसीयत भी लिख रखी है जिसमें मेरी हसन के साथ शादी का कहा है। हसन और मैं एक ही घर में पलकर बड़े हुए थे। मैंने तो जब भी देखा वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आता और कहता, तू मेरी प्यारी बहन हो। अम्मा अब्बा ने हमेशा हमें बहुत लाड दिया था, बल्कि अब्बा तो हसन को सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। इस बात की वजह से हसन बहुत ज्यादा लाडला भी हो गया था। पर आज जो हुआ वो क्यों हुआ? अम्मा को हसन ने क्यों गिराया और ऐसी बात क्या हुई कि अम्मा मुझे हसन से शादी का कह रही है? मेरा वजूद कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या इसके पीछे कोई कहानी है जो मुझको मालूम नहीं? अम्मा के सरहाने बैठे बैठे हजारों सवाल मेरे जहन में आते और इनके जवाब मुझे ना मिलते। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई, अम्मा का अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी रूह जब इनके जिस्म से निकली तो मुझे लगा मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब सिर्फ एक भाई का सहारा रह गया था। अम्मा का जिस्म ठंडा होने के बाद अस्पताल वालों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। मैं अम्मा का जनाजा लिए घर पहुंची। मेरा भाई घर नहीं था, शायद इसलिए कि सब लोगों को मालूम हो चुका था कि हसन ने ही अपनी माँ को मारा है। इसी ने माँ को धक्का दिया है। हसन भी घर से गायब था। इसने किसी किस्म की वजाहत नहीं दी थी। मैं अपने घर आ गई। अम्मा की तदफीन के बाद मुझे कुछ होश आया कि अम्मा दुनिया से जा चुकी हैं। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। हसन अम्मा की वफात के 4 दिन बाद घर आया था। किसी ने हसन को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि कोई ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि हसन अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर एक अजीब वाकया हुआ जिसने इस सारी कहानी को मेरे सामने खोल कर रख दिया और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे हसन से ही शादी करना पड़ेगी। अम्मा के 40वें के बाद इतवार का दिन था जब मेरी फूफो घर में दाखिल हुई। मेरी तरफ देखकर बोली, बेटी तुम अपनी माँ के बगैर अब अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने कहा, फूफो इसमें जिंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है? मैंने पहले भी जिंदगी गुजारी, अब भी गुजार लूंगी। आप साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? फूफो मुस्कुरा कर बोली, देखो बेटी, जब माँ दुनिया से चली जाए, बाप भी ना रहे तो फिर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा, फूफो आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मा को फोत हुए दिन ही कितने हुए हैं कि मैं अपनी शादी की बात छेड़ दूं? फूफो बोली, शादी की बात तो तुम नहीं करोगी पर हम तो करेंगे। हसन से तुम्हारा निकाह करवाना है। मैं कानों को हाथ लगा कर बोली, फूफो ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हसन मेरा भाई है और आप तो कहती थी कि हसन के लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढेंगी। मेरी बात सुनकर फूफो बोली, बेटी तुम्हारी शादी हसन से होगी क्योंकि ये तुम्हारी माँ की वसीयत थी। मैं बोली, फूफो आपको कैसे पता कि ये मेरी माँ की वसीयत थी? ये तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में जाते हुए कहा था। फूफो इस बात पर बोली, देखा तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही कहा था पर तुम इस बात से इनकार कैसे कर सकती हो? मैं फूफो की बात सुनकर परेशान हो गई, मगर फूफो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप खुदा के लिए मुझे इतने बड़े गुनाह का मर्तकिब कैसे कर सकती हैं? भाई से निकाह और शादी कैसे मुमकिन है? मैं और हसन एक घर में पले पड़े हैं, एक
बाप की औलाद है, एक माँ की औलाद है, पर आप ये बातें करके क्यों मेरा दिल जला रही हैं? क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही हैं कि मैं गुस्सा करूं? मेरी बात सुनकर फूफो चुप हो गई। हसन से तुम्हारा निकाह जायज है बेटी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं कि मैं ये सारी बातें तुम्हारे सामने खोल कर रखूं, वरना अफसोस तुमको भी होगा। चलो मैं अभी चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने तुम्हारी शादी के इंतजामात करने हैं और अम्मा जी बाहर खड़ी हैं, वो मुझसे कहीं और भी जाने का कह रही हैं। बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, बाकी बात बाद में तफसीलन करूंगी। फूफो जान ये कहकर तो चली गई, मेरे दिमाग में जैसे हथौड़े से बजने लगे थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हसन खड़ा था। हसन की आंखों में वहशत देखकर मैं भी डर गई, पर मैंने एक ही लम्हे में इससे सवाल किया, हसन मुझे ये तो बताओ कि क्या तुम्हें अम्मा की वसीयत के बारे में पता है? हाँ बानो, मुझे अच्छी तरह पता है वो पागल औरत क्या वसीयत करके गई है, इसलिए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम जानती हो क्या? हसन सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, हमारी माँ एक बद किरदार औरत है। हसन के मुंह से माँ के लिए जहर उगलने लगा। ये तुम कैसे कह सकते हो हसन? ऐसी बात माँ के बारे में तो ना करो। जब से अब्बा की वफात हुई है अम्मा ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हालांकि वो शादी भी कर सकती थी, वो तो हल्के रंग भी पहनती हैं, और क्या करती वो बेचारी। और क्या तुमने ही माँ को धक्का दिया? क्या ये बात सच है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे उस वक्त लगा था कि ये कोई इत्तेफाक हुआ है, भला तुम अम्मा की जान कैसे ले सकते हो? मेरी बात सुनकर हसन ने मुझे अजीब सी नजर से देखा और बोला, अम्मा को जो हुआ वो सही हुआ, वो इन सब की हकदार थी, इनके लिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। हसन पर चीख पड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? हसन क्या तुम अपनी माँ की जान ले सकते हो? फिर तो मुझे भी तुमसे खतरा है, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी बात सुनकर हसन अपनी आंखें झुका कर बोला, ऐसी बात नहीं है बानो, ना ही मैं पागल हूँ ना ही मैं दीवाना हूँ, बल्कि एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मेरी माँ रोजाना तैयार होकर छत पर जाती थी। मैं सोचता था कि अम्मा छत पर क्यों जाती है। मैंने जब भी उनको देखा वो छत पर कुछ बात कर रही होती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर अम्मा किससे बातें कर रही हैं। एक दिन रात का वक्त था, याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इम्तिहान की तैयारी करनी है, सो मैं रात को देर तक जागूंगा तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। हाँ मुझे याद है, मैंने अपने जहन पर जोर डालते हुए कहा। उसी रात मैं ऊपर छत पर गया था, मुझे गर्मी लग रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। और उस रात जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने परेशानी से पूछा। जब मैं सीढ़ियां चढ़ता ऊपर गया तो अम्मा किसी से बात कर रही थी, पर आज वो मोबाइल पर नहीं बल्कि किसी से आमने सामने बात कर रही थी। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने फौरन से जाकर अम्मा को दबोच लिया। अम्मा आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? आपके साथ कोई है क्या? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे थप्पड़ दे मारा और बोली, तुम इन बातों में दाखिल मत हो, मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? बेटा मेरी अपनी जिंदगी है। अम्मी के हाथ का थप्पड़ खाकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अगले दिन मैं सोचने लगा कि अगर माँ ऐसी हरकतें करती रही तो हम बदनाम हो जाएंगे। शाम का वक्त था जब अम्मा दोबारा से ऊपर छत पर चली गई। मैं अपने कमरे में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हम सब लोग कुछ मजे का खाना पकाकर खाएंगे। जानती हो ना तुम कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। हसन मुझसे तस्दीक करता हुआ आगे चल रहा था। अब बताओ कि क्या बात है, तुमने अम्मा को धक्का क्यों दिया था? मेरी बात पर हसन रोते हुए बोला, मैंने वो धक्का जानबूझकर नहीं दिया था, और जब अम्मा छत पर गई मैं उनके पीछे गया। अम्मा किसी आदमी से अजीब सी बात कर रही थी कि अब तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, कोई रुकावट भी नहीं है, मुझे जमाने ने बहुत कुछ सिखा दिया है और वैसे भी तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। मैं अम्मा की बातें सुनकर ऊपर गया। अम्मा ने जब मुझे देखा पीछे मुड़कर मुझे घूरने लगी और बोली, नीचे चले जाओ, क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? अम्मा आप किसी से शादी की बात कर रही थी, मुझे दिखाएं फोन, वो कौन है खबीस जिससे आप शादी करके हमारे बाप की इज्जत को नीलाम करना चाहती हैं? मेरी बात पर अम्मा ने मोबाइल मुझसे छीनना चाहा। इसी छीना छांटी में अम्मा को धक्का लगा और वो नीचे जा गिरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर अम्मा के साथ जो हुआ वो इसी वाकये के नतीजे में हुआ, तो शायद ये अल्लाह का बदला था अम्मा की तरफ। मैंने कहा, हसन अल्लाह इतनी मामूली बात का बदला नहीं लेता, तुम्हें पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि वो कौन है। तुम अम्मा से फोन क्यों छीन रहे थे? और देखो अल्लाह ने अम्मा का कैसा पर्दा रखा, वो फोन भी अम्मा के साथ ही टूट गया। तुम भी इसमें से कुछ मालूम नहीं कर सके। हसन मेरी बात सुनकर पछताने लगा, बोला, तुम तो ठीक कहती हो, मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि अम्मा जान किससे बात कर रही थी, और मैं इसी कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। फिर मैंने हसन से कहा कि अम्मा ने ये वसीयत की है जो कि बहुत अजीब है। हसन बोला कि मैंने भी ये वसीयत देखी है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, जाहिर है ऐसी जाहिलाना बातें कोई पागल इंसान ही कर सकता है। क्या पता अम्मा जहनी मरीजा हो, और क्या पता
पता वो खुद से ही बातें करती रही हो। ये कहकर हसन रोने लगा, बोला कि मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। मैंने हसन से कहा, तुम फिक्र नहीं करो, तुमने जो भी किया अब उसका वक्त गुजर चुका है। अम्मा इस दुनिया से चली गई, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, अब हम गम मनाकर क्या करेंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, फिर हमारे घर में रौनक हो जाएगी। हम अम्मा के गम को भूलना शुरू कर देंगे। मैं हसन से ये बातें कर ही रही थी कि मेरी फूफो दोबारा घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम लोग ऐसे ही बैठे हो, उधर खानदान में तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। फूफो बस भी कर दे अब ये नाटक। अम्मा ने अगर पागलपन में एक बात कह दी तो क्या मतलब है कि आप बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को पामाल करेंगे। ये बात कहकर ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। मेरी फूफो बोली, तुम दोनों चलो, मैं तुम लोगों को मौलवी के पास लेकर चलती हूँ, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिश्ता जायज है और तुम दोनों निकाह कर सकते हो। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम सबको दुख होगा। मैं फूफो की बात सुनकर नीचे वापस बैठ गई और कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटी वो कोई शख्स आम आदमी नहीं है, मस्जिद का इमाम है, हर साल नमाज पढ़ाता है, ईद की नमाज भी वही जमात करवाता है। हालांकि ये बात सुनकर मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मस्जिद का मौलवी ये बात कैसे कह सकता है। फूफो आप खुद होश करें, बस बेटी तुम और हसन एक बार उनसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, फिर चाहे तुम अपनी माँ की वसीयत पर कभी अमल ना करना। अपनी फूफो की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और तजस्सुस भी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब बताएंगे और सिर्फ ये राज उन्हीं के पास है। मैंने कहा, ठीक है, मैं और हसन दोनों ही इमाम साहब के पास जाएंगे और उनको आपकी शिकायत भी लगाएंगे। फूफो ने अगले दिन हम दोनों को वहां जाने का कहा। अगला दिन जुमे का था। जुमे के दिन मौलवी साहब फारिग थे। हम उनके हुजरे में चले गए। मौलवी साहब ने हमें पहचान लिया और बोले, तुम कलसूम के बच्चे हो ना, तो बस आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम दोनों ही अपने रिश्ते की हकीकत को पहचान सकोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ ने ये वसीयत क्यों की, लेकिन फिर भी ये वसीयत जायज है और तुम्हारी शादी होना कोई गुनाह का काम नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम लोगों ने जो फैसला करना हुआ कर लेना। मौलवी साहब ने ये बात शुरू की, देखो बेटी, ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। कलसूम एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। ये घराना इतना अमीर था कि आज तक यहाँ किसी गरीब ने शायद इनके घर में बैठकर इनके बराबर खाना भी नहीं खाया होगा। पर कहते हैं कि इंसान के पसंदीदगी नहीं होती। कलसूम एक काम से बच्चे को पसंद करने लगी। बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त वो एक तालिबा इल्म था और मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। बस फिर क्या था, जब कलसूम के बाप को इस बात की खबर मिली कि इसकी बेटी एक मामूली से तालिबा इल्म के साथ इश्क कर बैठी है, तो कलसूम के बाप ने जल्द अज जल्द उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। पर शादी कैसे होती जब कुलसूम ही मान नहीं रही थी। पहले तो कुलसूम को बनाना था, इसके बाद ही शादी होनी थी, क्योंकि गांव में कुलसूम का बाप बहुत ज्यादा अमीर शख्स माना जाता था। अपनी बेटी की मर्जी के बगैर अगर वो कुछ करता तो लोग उससे ही जालिम और जाबिर कहते। यूं एक दिन वो अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद करके अपने घर खुशी खुशी आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी इस घर से जा चुकी है और वो उसी मदरसे के तालिबे इल्म के साथ घर से भागी है जिससे वो मोहब्बत करती थी, और फिर उसी इश्क ने उसकी इज्जत पर दाव लगा दिया। कुलसूम के बाप ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला कि मेरी औलाद की इतनी जुर्रत कि वो मुझे ही धोखा दे। अब तो मैं कुलसूम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। बस फिर क्या था बेटा, कुलसूम के बाप ने फिरौनियत की हद कर दी। वो एक साल तक अपनी बेटी का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि उसको अपनी बेटी दूर दराज के गांव में एक आम से घर में एक आदमी की बीवी के तौर पर मिली, और वो आदमी वही था जो मदरसे का तालिबे इल्म था। तुम्हारे बाप ने सफाकियत की हद करते हुए उस शख्स को एक दिन अपने दोस्तों के साथ भेजकर नहर में गिरवा दिया और वो किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो गया। पर इसकी बेटी उम्मीद से थी, उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो अपनी बेटी कुलसूम को अपने घर ले आया और चूंकि वो लड़का कुलसूम का खून था, इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकते थे और उसको जान से मार भी नहीं सकते थे। बस फिर क्या होना था, कुलसूम एक साल बाद अपने घर आई। उसकी गोद में एक बेटा भी था। कुलसूम बहुत परेशान थी क्योंकि उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था। कुलसूम का बाप इसके सामने अभी भी एक जालिम इंसान था। कुलसूम का बाप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहता था, पर पहले वाली मंगनी टूट चुकी थी। अब कोई कवारा लड़का, आला खानदान, अमीर घराने का लड़का एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करता जो पहले घर से भाग कर गई हो और उसका एक बच्चा भी था। बस फिर कुलसूम के बाप ने अपने खानदान के एक बीमार लाचार शख्स से अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसकी पहले ही एक बेटी थी और उसकी बीवी उसी के जुल्म व सितम की वजह से बच्ची की वलादत के दौरान ही मर गई थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को ना ही कुछ खिलाया पिलाया और ना ही उसका ख्याल रखा था। कुलसूम के बाप को ये बात मालूम होते हुए भी उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए शादी ये वसीयत इसलिए भी की हो कि तुम दोनों को
अपनी हकीकत का पता चल जाए कि तुम उसकी हकीकी औलाद नहीं हो और उसका बेटा जो इसे बद किरदार कहता रहा वही उसकी सगी औलाद थी। शौहर तो काफी अरसे से बीमार था, सो वो चल बसा, लेकिन कुलसूम को ये बात बताते बताते बहुत देर हो गई। शायद वो अपने पहले शौहर की बात अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। फिर सालों बाद मालूम हुआ कि कुलसूम का पहला शौहर जिंदा है, वो मरा नहीं था। उसको कुलसूम के बाप ने नहर में फेंक कर अगरचा मुर्दा तो समझ लिया था, पर वो किसी दूसरी तरफ निकल गया था। पीछे इसकी बीवी के साथ क्या हुआ ये उस बेचारे को खुद भी मालूम नहीं हो सका। अब तुम्हारी माँ यानी कुलसूम और उसका पहला शौहर दोबारा एक होना चाहते थे, पर बेचारे अपनी बरसों की बिछड़ी मोहब्बत पाने से पहले ही कुलसूम इस दुनिया से चली गई। और जाते जाते इतनी लंबी कहानी तुम्हें सुनाने के बजाय तुमको एक वसीयत कर गई कि तुम दोनों बहन भाई आपस में शादी कर लेना। शायद वो मुख्तसर वक्त में यही कह पाई थी, पर जो कह गई उसका मकसद यही है कि तुम अपनी माँ को माफ कर दो और अपनी जिंदगी जैसे चाहो गुजारो। मैं मौलवी साहब की बात सुनकर हैरान रह गई। हसन मेरा सगा भाई नहीं बल्कि सुतेला भाई भी नहीं था। हसन तो एक अलग बाप और एक अलग माँ की औलाद था। मेरी माँ भी अलग थी, मेरा बाप भी अलग था। हमारे माँ बाप सिर्फ आपस में मियाँ बीवी थे। वो हमारे हकीकी वालिदैन नहीं थे, बल्कि हसन की वालदा ना ही मेरी वालदा थी, ना ही उसके वालिद मेरे कुछ लगते थे। ये मालूम होते ही हम दोनों में झिझक पैदा हो गई, मगर अब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम दोनों अभी एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। आपके ख्याल में अब हम दोनों को क्या करना चाहिए? क्या मैं हसन से शादी करूं? और ऐसे में अम्मा की वसीयत का क्या होगा? क्या वसीयत पर अमल करना जरूरी होता है, या फिर अगर वसीयत को छोड़ दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।